वेलकम बैक एनी फैन, स्वागत है आप लोगों का डीमन स्लेयर सीजन 5 के सबसे एपिक एंड डेंजरस बैटल में, जहां पर अपर मून वन कोकोशिबो का सामना होगा मिस्ट हाशिरा मुइचिरो, विंड हाशिरा सानेमी, गेन्या और स्टोन हाशिरा ग्योमी से। तो ये बैटल काफी ज्यादा दमदार होगा और इस बैटल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो अब अकाजा से लड़ने के बाद तांजिरो और ग्यू की हालत टाइट हो जाती है, जिसके बाद तांजिरो बेहोश हो जाता है। लेकिन तांजिरो को कहीं पर आग जलने जैसी महसूस हो रही थी, तो वो देखता है कि ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार को आग में डालकर उसे तेज कर रहा था और तांजिरो लड़ाई की वजह से बहुत घायल हो चुका था। तो ग्यू ने उसके सभी घावों पर मरहम पट्टी लगा दिया, जिससे उसके खून का बहना रुक गया। फिर ग्यू तांजिरो को बोलता है कि शायद तांजिरो को पता होगा कि ये लड़ाई तो सिर्फ शुरुआत है, उन सभी का एम तो मुजान की बुतसूजी है और हो सकता है इसके बाद इन दोनों को अपर मून 1 या अपर मून 2 के साथ भी सामना करना पड़े। लेकिन अपर मून 3 अकाजा ने ही इनकी ऐसी हालत कर दी, तो ये दोनों खुद कंफ्यूज थे कि वो दोनों आगे चल के टिक पाएंगे या नहीं। लेकिन तभी कासुगा क्रोआ के अनाउंसमेंट करती है कि शिनोबु, कनाओ और इनोस्के ने मिलकर अपर मून 2 को हरा दिया है। ये सुनकर तांजिरो और ग्यू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सभी अब इस लड़ाई पर अपनी जीत हासिल कर रहे हैं और वो मुजान के बहुत करीब हैं। और अब सीन चेंज होता है, मित्सुरी को देखते हैं, जहाँ पर मित्सुरी अपर मून 4 नाकीमे को ढूंढ लेती है और मित्सुरी के साथ सरपेन हाशिरा ओबानाई भी था। और जैसे ही ओबानाई नाकीमे को देखता है तो वो हैरान होता है, क्योंकि अपर मून 4 को तो मुइचिरो ने हरा दिया था। लेकिन वो समझ जाता है कि नाकीमे तो एक रिप्लेसमेंट है। और मित्सुरी सोचती है शिनोबु कोचो, जो मित्सुरी से भी छोटी थी, उसने अपने जीवन को जीत के लिए जोखिम में डाल दिया और इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और अब मित्सुरी जीत को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी और वो नाकीमे को मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ती है। लेकिन नाकीमे, जो इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है, उसे हराना भी इतना आसान नहीं है। वो मित्सुरी के सामने एक गेट को अपीयर कर देती है, जिससे टकरा के मित्सुरी नीचे गिरने लगती है। और अब मित्सुरी को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि ओबानाई के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और वो खुद को ही दोष देने लगती है कि वो बहुत अहंकारी हो गई और अपना आपा खो दिया, जिससे उसकी ऐसी हालत है। लेकिन तभी ओबानाई आके मित्सुरी को गिरने से बचा लेता है और मित्सुरी से कहता है कि उन्हें नाकीमे के अटैक्स के बारे में नहीं पता, तो उन्हें पहले अपना दिमाग लगाना होगा और खुद को शांत रखना होगा। जिसपे मित्सुरी बोलती है कि वो समझ गई, लेकिन वो अभी भी शर्मा रही थी। लेकिन तभी उन दोनों के नीचे का फ्लोर खुल जाता है, लेकिन वो दोनों गिरने से बच जाते हैं। लेकिन नाकीमे भी कम थोड़ी ना थी, वो बार बार इन्फिनिटी कैसल के गेट्स को ओपन करती और ये दोनों बहुत ही मुश्किल से इनसे बचते। लेकिन तभी अचानक से एक फ्लोर मित्सुरी से टकरा के मित्सुरी को बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ ले जा रहा था, ताकि वो ऊपर के फ्लोर के साथ टकरा के कुचली जाए और मर जाए। और मित्सुरी फ्लोर के साथ टकराने ही वाली थी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उससे बच जाती है। और अब मित्सुरी समझ चुकी थी कि नाकीमे अपने शरीर की तरह ही इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है। और मित्सुरी फिर से नाकीमे के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन नाकीमे फिर से एक गेट को ओपन कर देती है। लेकिन मित्सुरी इस बार इस जाल में नहीं फंसती और वो उस गेट से कूदकर साइड से नाकीमे को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी डायरेक्शन तो फिर से चेंज हो चुकी है, मतलब नाकीमे ने फिर से उसे एक गेट में डाल दिया, जिसे मित्सुरी देख भी नहीं पाई और वो उदास होकर फिर से नीचे गिरने लगती है। और तभी ओबानाई सरपेन ब्रीडिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करता है और अपने स्वॉर्ड को नाकीमे के गले के पास ले जाता है। लेकिन नाकीमे अपनी टेक्निक से ओबानाई को अपने से दूर करवा देती है और ये देखकर ओबानाई भी समझ जाता है कि नाकीमे की ब्लड डिमन आर्ट किसी को मारने के लिए बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन उसकी ये टेक्निक बहुत ही परेशानी खड़ी कर रही है और इससे ये लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और नेक्स्ट सीन में हम ग्योमे और मुइचिरो को देखते हैं, जो कि तेजी से मुजान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी नाकीमे की टेक्निक से एक दीवार मुइचिरो के साथ टकरा के उसे दूर ले जाता है और ग्योमे यहीं पर रह जाता है। फिर मुइचिरो ग्योमे से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो मुजान को ढूंढे। और फिर मुइचिरो एक अलग ही कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से। मुइचिरो को देखकर कोकोशिबो कहता है कि मुइचिरो तो एक डीमन स्लेयर है और मुइचिरो से काफी जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन अपर मून 1 को अपने सामने देखकर मुइचिरो की फट रही थी। कोकोशिबो, जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आसानी से देख सकता था, और उससे ये एहसास होता है कि मुइचिरो कोई आम बच्चा नहीं है। और मुइचिरो सोचता है कि क्या ये अपर मून 1 ही है, क्योंकि ये बाकी अपर मून से काफी अलग लग रहा है और ये दिखने में बहुत ताकतवर और मेजेस्टिक लग रहा है। और मुइचिरो नोटिस करता है कि अपर मून 1 के पास
पास एक स्वॉर्ड भी है। इसका मतलब ये डीमन पहले एक डीमन स्लेयर रहा होगा। उसके मन में काफी सारे डाउट्स थे और तभी मुइचिरो का हाथ बहुत बुरी तरीके से कांपने लगता है और वो अपने हाथ को कांपने से रोक ही नहीं पाता, जैसे उसका शरीर लड़ने से इनकार कर रहा हो। और मुइचिरो ने अपने जीवन में अपर मून वन जैसा डीमन कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके प्रेजेंस यानी उसके ऑरे को महसूस करके ही मुइचिरो की धज्जियां उड़ जाती है। फिर कोकोशिबो अपनी गहराई से भरी हुई आवाज से मुइचिरो को उसका नाम पूछता है, जिसपे मुइचिरो डरते हुए बोलता है कि उसका नाम टोकितो मुइचिरो है। ये सुनकर कोकोशिबो समझ जाता है और कहता है तो अब सुकीगुनी नाम लुप्त हो चुका है। ये सुनकर मुइचिरो कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये सुकीगुनी कौन है, जिसपे कोकोशिबो कहता है कि आखिरकार सैकड़ों साल गुजर गए तो ऐसा होना तो जायज था। और फिर वो बोलता है कि सुकीगुनी उसका असली नाम था जब वो इंसान था और उसका असली नाम सुकीगुनी मिशिकात्सु था। और तभी एक गहरा सच रिवील होता है। कोकोशिबो मुइचिरो से कहता है कि मुइचिरो उसके फैमिली का ही मेंबर है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया, यानी मुइचिरो उसी का वंशज है, उसी का संतान। और ये सुनकर मुइचिरो शौक में पड़ जाता है और वो सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भला एक डीमन के वंशज का कैसे हो सकता है। और क्या कोकोशिबो सच में सुकीगुनी वंशज का पहला फाउंडर है। और फिर मुइचिरो खुद को जैसे तैसे शांत करवाता है और अपने स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है कि चाहे जो भी हो उससे इन सब से कोई मतलब नहीं। और ये देखकर कोकोशिबो मुइचिरो की तारीफ करके कहता है कि उसकी मानसिक शक्ति बहुत काबिल है, क्योंकि उसने पल भर में ही अपने घबराहट को दूर कर दिया, जो कि काबिल तारीफ है। और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीडिंग के सेकंड फॉर्म को यूज करके कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो अचानक मुइचिरो के पीछे आ जाता है और मुइचिरो से कहता है कि उसकी ये टेक्निक बहुत अच्छी थी और कोकोशिबो इतना भी अंधा नहीं है जो धुंध में भी नहीं देख पाए। और मुइचिरो फिर से मिस्ट ब्रीडिंग के 5वें फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकोशिबो एक सेकंड में ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो फिर से मुइचिरो की तारीफ करता है, क्योंकि मुइचिरो इस साल पूरे 14 साल का हो जाएगा और उसके उम्र के हिसाब से उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो घबराने के बजाय अपने घबराहट को दबाकर कोकोशिबो का गला काटने की कोशिश कर रहा है। और उसे उसके वंशज से बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। और वो कहता है कि भले ही उसके खून में बहुत पानी मिला दिया गया हो, लेकिन ये सब नॉर्मल बात है। और भले ही उसका नाम मिट गया हो, लेकिन उसकी काबिलियत अभी भी उसके वंशज में जिंदा है। और फिर मुइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव करके कहता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। और भले ही वो कोकोशिबो के वंशज का ही हो, लेकिन अब सैकड़ों साल बीत गए हैं, जिससे कोकोशिबो का ना कोई काबिलियत और ना ही कोई खून का बूंद उसके शरीर में दौड़ रहा है। और कोकोशिबो भी ये नोटिस करता है कि मुइचिरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अपीयर कर लिया है। और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीडिंग के 7th फॉर्म को यूज करता है, जिससे चारों तरफ कोहरा फैल जाता है। कोकोशिबो भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसने मिस्ट ब्रीडिंग के ऐसे टेक्निक को पहले किसी मिस्ट ब्रीडिंग यूजर को करते हुए नहीं देखा। और तभी लिटरली यार मुइचिरो अपने स्वॉर्ड को कोकोशिबो के गले के पास ले आता है, लेकिन कोकोशिबो इससे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और वो सोचता है कि ये समय बहुत अनोखा है, क्योंकि उसे मुइचिरो के अटैक्स को पढ़ने के लिए अब थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अलग है और काफी इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल भी। और जरूर किसी मुइचिरो फैमिली का मेंबर ही होगा जिसने इस टेक्निक को बनाया है। और अब कोकोशिबो भी सीरियस हो जाता है और वो मून ब्रीडिंग के 1st फॉर्म को यूज करके मुइचिरो के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिससे मुइचिरो का एक हाथ कट जाता है। और मुइचिरो को इससे काफी दर्द होता है, और ऑब्वियसली यार दर्द हो भी क्यों ना, लिटरली एक हाथ कट गया बंदे का। और फिर मुइचिरो कंफर्म हो जाता है कि अपर मून वन पहले एक डीमन स्लेयर ही था, क्योंकि वो ब्रीडिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। फिर मुइचिरो खुद को जैसे तैसे संभालता है और अपने यूनिफॉर्म के कपड़े को फाड़ कर अपने हाथ को बांध लेता है ताकि खून का बहना रुक जाए। और मुइचिरो फिर से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। कोकोशिबो ये देखकर हैरान था कि मुइचिरो ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन उसने अपने ब्रीडिंग को यूज करके खून का बहना रोक दिया। लेकिन इसके बाद भी वो बिना सोचे समझे उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर कोकोशिबो मुइचिरो के ब्लेड को ही पकड़ के उसी के छाती पर घुसा देता है और मुइचिरो को एक दीवार पर टांग देता है। और वो मुइचिरो को एक ऑफर डील करता है कि वो एक डीमन बन जाए और वो बहुत ही आसानी से एक अपर मून के स्टेज पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उसी के वंशज का है और फिर वो मुजान के बहुत काम आ सकता है। तो अब मुइचिरो जो कि दर्द से तड़प रहा था, फिर कोकोशिबो मुइचिरो से बोलता है कि उससे ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर बात उसके कटे हुए हाथ की है तो वो फिर से रीजेनरेट हो सकता है। अगर वो डीमन बन जाए तो, और हो सकता है मुजान उसका अच्छे से स्वागत करे और फिर उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। फिर कोकोशिबो मुइचिरो के हाथ को ठीक से बांध देता है ताकि उसके खून का बहना रुक जाए, क्योंकि अगर उसका ज्यादा खून बहा तो वो मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं गैन्या को, जो चुपके से इनकी बातें सुन रहा था। फिर कोकोशिबो बोलता है कि अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मर सकता है। और अब मुइचिरो के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसकी मौत तो निश्चित है। लेकिन अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो बच सकता है। और दूसरी तरफ गैन्या अपने गन को कोकोशिबो की तरफ टांगता है और एक बुलेट फायर कर देता है। लेकिन लिटरली यार कोकोशिबो एक ही सेकंड में गैन्या के पीछे आ जाता है और उससे
से कहता है कि वो सही कह रहा है ना। कोकोशिबो की प्रेजेंस महसूस करके ही गेन्या की फटके एक हो जाती है और तभी गेन्या को यह एहसास होता है कि उसके फायर करने से पहले ही कोकोशिबो ने उसके हाथ को काट दिया था और गेन्या के हाथ से खून बहने लगता है और मुइचिरो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। लेकिन गेन्या अपने स्वॉर्ड से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोकोशिबो बहुत ही आसानी से गेन्या के दूसरे हाथ को भी काट देता है और गेन्या नीचे गिर जाता है। और कोकोशिबो गेन्या को देखकर ही समझ गया था कि वो डीमंस को खाता है और तभी अचानक से गेन्या दो हिस्सों में कट जाता है और कोकोशिबो ने इतनी तेजी से गेन्या के ऊपर अपनी ब्लेड चला दी कि उसे पता ही नहीं चला। और अब गेन्या अपनी दोनों हाथों को खो चुका था और अब वो इस हालत पे पहुंच चुका है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। मुइचिरो ब्लेड से खुद को चुराने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है और तभी कोकोशिबो नोटिस करता है कि गेन्या तो अभी तक नहीं मरा, भले ही उसका शरीर दो हिस्सों में कट चुका हो। और फिर वो कहता है कि लगभग 300 साल हो गए उसका सामना एक ऐसे डीमन स्लेयर से हुआ था जो गेन्या के जैसे ही डीमंस को खाता था, लेकिन जब कोकोशिबो ने उसके शरीर को काट दिया था तो वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन गेन्या तो अभी तक जिंदा है, तो शायद कोकोशिबो को गेन्या के सर को काटना होगा। और वो गेन्या से कहता है कि अब उसके पास कोई रीजन नहीं गेन्या को जिंदा रखने का, क्योंकि वो एक आधा अधूरा डीमन है। और वो गेन्या के ऊपर एक स्लैश मार देता है, लेकिन तभी विंड हाशिरा सानेमी आके विंड ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करके गेन्या को बचा लेता है और कोकोशिबो को उससे दूर करवा देता है। और कोकोशिबो भी ये समझ जाता है कि सानेमी एक विंड हाशिरा है। फिर सानेमी कोकोशिबो से कहता है कि क्या उसे समझ आया कि सानेमी एक हवा है जो उसके सर को काट के उड़ा देगा। गेन्या भी सानेमी को देखकर हैरान होता है और सानेमी गेन्या से कहता है कि अब वो बहुत सीरियस है और गेन्या एक नंबर का लल्लू और बुद्धू है। और अब हमें सानेमी के असलियत के बारे में पता चलता है कि वो गेन्या से इतना रूडली बिहेव क्यों करता था। सानेमी कहता है कि क्या गेन्या अभी तक समझ नहीं पाया कि सानेमी ने अपने माँ तक को मार डाला ताकि वो गेन्या को प्रोटेक्ट कर सके और वो जी सके, क्योंकि उसकी रक्षा करना ही सानेमी का आखिरी काम था। ये सुनकर गेन्या को तांजिरो की एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर तांजिरो गेन्या से कहता है कि उसका भाई सानेमी उससे बहुत गुस्सा और नाराज है क्योंकि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन हुआ है। लेकिन तांजिरो को आज तक सानेमी से नफरत वाली गन नहीं आई, तो गेन्या बेकार में ही सानेमी से डरता रहता है। और अगर गेन्या कुछ मन की बात कहना चाहता है तो वो सानेमी से कह सकता है, क्योंकि सानेमी हमेशा से ही उससे बहुत प्यार करता है। और प्रेजेंट टाइम में सानेमी कहता है कि उसे डीमन स्लेयर बनना नहीं था, बल्कि उसे तो शादी करके अपने बच्चों के साथ अपनी खुशी भरी लाइफ को जीते हुए बूढ़ा होना चाहिए था। वो खुशी जो वो दोनों अपनी माँ को नहीं दे पाए, अपने भाई बहनों को नहीं दे पाए, वो खुशी गेन्या अपने बच्चों और पत्नी को दे। वो तो सिर्फ यही चाहता था और उसे यकीन है कि उसके रहते कोई भी डीमन गेन्या के पास भी नहीं आ सकता। और ये सुनकर गेन्या की आंखें भर जाती है और वो सानेमी से माफी मांगता है। और ये सब देखकर कोकोशिबो कहता है कि दोनों डीमन स्लेयर भाइयों की जोड़ी, इन दोनों ने तो उसकी यादें ताजा कर दी। और अब सानेमी गुस्से से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके छोटे भाई को चोट पहुंचाने की, अब वो किसी भी हाल में नहीं बचेगा। और सानेमी अपने ब्लेड को पकड़ के कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कोकोशिबो सानेमी के ऊपर एक स्लैश मार देता है, लेकिन सानेमी नीचे झुककर अपने ब्लेड को कोकोशिबो के टांग पर ले जाता है। लेकिन कोकोशिबो एक जंप मार के इस अटैक को डॉज कर लेता है और सानेमी फिर से विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है, जिससे इन दोनों की ब्लेड आपस में भिड़ जाती है। और सानेमी कोकोशिबो के ब्लेड को देखकर हंसते हुए कहता है कि उसका ब्लेड कितना घिनौना है। और वो कोकोशिबो से पूछता है कि क्या वो सही कह रहा है। और फिर कोकोशिबो इस्तेमाल करता है मून ब्रीदिंग के 5वें फॉर्म को, जिससे सानेमी मुश्किल से ही बचता है। और वो नोटिस करता है कि कोकोशिबो अपने ब्लेड को बिना हिलाए ही अटैक्स कर रहा है और कोकोशिबो फिर से सानेमी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सानेमी विंड ब्रीदिंग के तीसरे फॉर्म को यूज करके कोकोशिबो के अटैक को काउंटर कर देता है। और ये देखकर कोकोशिबो सानेमी से कहता है कि उसके अटैक्स इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि अब उसका शरीर और उसकी टेक्निक पहले से काफी पीक हो चुके हैं। और सानेमी की ऐसी काबिलियत देखकर कोकोशिबो अपने रोंगटे खड़े होने से नहीं रोक पा रहा। और दूसरी तरफ सानेमी ये समझ जाता है कि कोकोशिबो के हर स्लैश में बहुत सारे छोटे छोटे मून जैसे स्लैशेस हैं, जिनकी कोई रियल शेप नहीं है, कई साइज में बड़े हैं और कई छोटे। और सानेमी को लगता है कि मुइचिरो इन्हीं की वजह से हार गया। और सानेमी कोकोशिबो के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अटैक काफी अलग और अजीब थे। और अगर सानेमी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता। और सानेमी ये भी समझ जाता है कि कोकोशिबो ब्रीदिंग टेक्निक का भी यूज कर सकता है और उसका फेस भी काफी अजीब है। और धीरे धीरे उसकी तेजी और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब सानेमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब उसे इस लड़ाई में काफी मजा आने लगता है। और वो कोकोशिबो से कहता है कि ऐसे डीमन को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। और वो विंड ब्रीदिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करके कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो इस अटैक को अपने ब्लेड से आसानी से काउंटर कर देता है। लेकिन तभी सानेमी ऊपर से कोकोशिबो के ऊपर
ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी अपने ब्लेड से रोक देता है। लेकिन तभी सानेमी कोकोशिबो के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। वो गेन्या के ब्लेड को अपने पैर के हेल्प से सीधा कोकोशिबो के गले पर वार करता है, लेकिन वो इसे भी डॉज कर लेता है और वो फिर से एक स्लैश का वार करता है, लेकिन सानेमी इससे भी बच जाता है। और अब ये दोनों ही बहुत सीरियस हो चुके थे और अपने टेक्निक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर रहे थे। फिर कोकोशिबो सानेमी के ऊपर एक बड़ा स्लैश मारता है और सानेमी इसे काउंटर करने के लिए अपने विंड ब्रीदिंग का यूज करता है। और सानेमी की टेक्निक्स को देखकर कोकोशिबो को पुरानी बातें याद आने लगती है और सानेमी कोकोशिबो के अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लैश उसको लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और ये देखकर मुइचिरो और गेन्या भी घबरा जाते हैं और फिर सानेमी समझ जाता है कि लड़ाई के समय वो अपना फोकस एक सेकेंड के लिए भी नहीं हटा सकता और अगर उसने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। और फिर कोकोशिबो को याद आता है कि बहुत समय पहले जिस समय को सेंगोकू युग कहा जाता था, उस समय कोकोशिबो ने ठीक ऐसे ही एक विंड हाशिरा के साथ लड़ाई की थी और वो भी सेम और वो भी एग्जैक्टली सानेमी की तरह ही ताकतवर था। और फिर वो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को, जिससे मल्टीपल स्लैशेस सानेमी के बॉडी पर लगते हैं और सानेमी का खून बहने लगता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस कमरे में जितने भी पिलर्स थे वो कई हिस्सों में कट गए थे। गेन्या घबरा जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि कटे हुए पिलर्स की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब सानेमी के शरीर से खून बहकर फ्लोर पर गिरने लगती है और हम देखते हैं सानेमी के शरीर पर काफी सारे बहुत बड़े बड़े कट्स लग चुके थे और सानेमी पूरी तरीके से खून से धुल चुका था। फिर कोकोशिबो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, सानेमी बहुत ताकतवर है क्योंकि उसने बहुत देरी तक जारी रखा। और वो बोलता है कि अगर सानेमी ने हिलने की कोशिश की तो उसके शरीर के सभी पार्ट्स निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन तभी कोकोशिबो को अचानक से अनकॉन्शियस फील होने लगता है, वो समझ ही नहीं पाता कि उससे हो क्या रहा है। लेकिन तभी सानेमी बहुत ही मुश्किल से हंसते हुए बोलता है, रेयर ब्लड फॉर डीमंस, ठीक वैसे ही जैसे बिल्लियों के लिए सिल्वर वाइन पाउडर। और वो अचानक से कोकोशिबो के पास आ जाता है और उसके ऊपर अपने विंड ब्रीदिंग से अटैक कर देता है और कोकोशिबो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका शरीर तो उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहा। और फिर सानेमी बोलता है, अरे क्या कोई दिक्कत है, तुम तो लड़खड़ा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मेरा खून अपर मून्स के ऊपर भी काम करता है। और फिर हमें पता चलता है कि सानेमी का ब्लड सबसे ज्यादा रेयर ब्लड है और ये ब्लड काफी कम लोगों पर ही पाया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी डीमन को सानेमी के ब्लड का स्मेल मिल जाए तो वो डीमन कंसंट्रेट नहीं कर पाता और अपना कंट्रोल खोने लगता है, मतलब वो पूरी तरीके से नशे में आ जाता है। और सानेमी को लगता था कि उसके ब्लड का असर अपर मून के ऊपर नहीं होगा, लेकिन वो गलत था क्योंकि कोकोशिबो अब धीरे धीरे नशे में आ रहा है। तो अब हम सानेमी के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर सानेमी को पहली बार ये एहसास होता है कि उसका ब्लड काफी ज्यादा रेयर है और उसने जब से डीमंस को मारना शुरू किया उसके बाद उसे ये बात पता चली। और फिर वो कहता है कि ये बात उस रात की है जब उसकी माँ डीमन बन गई थी और डीमन माँ के साथ लड़ते हुए सानेमी का थोड़ा खून बह गया था, जिससे उसकी डीमन माँ की हरकत बदलने लगी और वो कमजोर होने लगी। और इसका फायदा उठा के सानेमी ने उसके डीमन माँ को मार डाला। और इस लड़ाई के बाद सानेमी को बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण उसके आंखों ने रंग देखना बंद कर दिया था और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता था। और सानेमी को पहले ये तक पता नहीं था कि निचिरिन स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर नाम की भी कोई चीज है जो डीमंस को मारते हैं। सानेमी सिर्फ यही जानता था कि डीमंस की कमजोरी सूरज की रोशनी है और सानेमी अपने खुद के बनाए हथियारों से ही डीमंस को पकड़ के सूरज की रोशनी पर ले आता था। और एक दिन ऐसे ही सानेमी डीमन को मारने के लिए गया था, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे वो डीमन सानेमी को बहुत घायल कर देता है, लेकिन उसके ब्लड की वजह से वो बच गया। और वहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार एक डीमन स्लेयर से हुई थी जो सानेमी की तरह ही डीमंस को मारता था। और इस डीमन स्लेयर का नाम था कुमेनु मासाशिका। मासाशिका सानेमी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताता है, जिसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान मासाशिका की मौत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का सामना लोअर मून 1 से हुआ था। भले ही इन दोनों ने लोअर मून 1 को हरा दिया, लेकिन सानेमी ने मासाशिका को खो दिया और इसके बाद सानेमी एक हाशिरा बन गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सानेमी कोकोशिबो के ऊपर यूज करता है विंड ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो इसे डॉज कर लेता है। और कोकोशिबो ये देखकर हैरान था कि सानेमी इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी आखिर इतने पावरफुल अटैक्स कर कैसे रहा है। और अगर सानेमी के जगह वो बाकी सभी डीमन स्लेयर्स होते जिसके साथ कोकोशिबो ने पहले लड़ाई की, तो ये लड़ाई कब का खत्म हो चुका होता। और वो ये देखकर भी हैरान था कि सानेमी ने अपने खून को बहने से भी रोक दिया था और लगातार लड़ाई करते हुए भी उसने अपने मसल्स को इतना ज्यादा टाइट रखा है कि उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स बाहर ना निकल सके। और सानेमी की ऐसी काबिलियत देखकर कोकोशिबो सोचता है कि चाहे जो भी कहो, ये कोई ऐसा इजी काम नहीं है जो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सके, और उसने अपने लाइफ में कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। और
फिर ये दोनों ही अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं और कोकोशिबो अभी भी खुद को नशे में महसूस कर रहा था। लेकिन तभी कोकोशिबो अपने पैर से सानेमी के ब्लेड को पकड़ लेता है और अपने ब्लेड से सानेमी का गला काटने वाला होता है। और तभी हमें फिर से सानेमी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सानेमी पहली बार मास्टर कगाया से मिला था। सानेमी पहले बहुत बदतमीज और घमंडी था। जब वो कगाया को स्माइल करते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। फिर सानेमी कगाया से कहता है कि कगाया बस ऊपर बैठते हुए एक स्माइल के साथ सिर्फ ऑर्डर्स देता रहता है क्योंकि वो अपने हाथों को गंदा करना नहीं चाहता और अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। निश्चित रूप से कगाया स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो डीमन स्लेयर्स को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। सानेमी की ऐसी बदतमीजी देखकर स्टोन हाशिरा गियो में गुस्सा हो जाता है और सानेमी से कहता है कि क्या सानेमी को तमीज से बात करना नहीं आता। लेकिन कगाया गियोमी को रोक देता है और सानेमी से कहता है कि सानेमी को बोलने दिया जाए, उससे इन सब से कोई दिक्कत नहीं। फिर सानेमी कहता है कि जो आदमी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बना बैठा है उससे तो खुद तलवार चलाना नहीं आता और उससे ना ही तलवार के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है। और ये सुनकर कगाया एक स्माइल के साथ कहता है आई एम सॉरी। कगाया ने पहले तलवार चलाने की कोशिश की थी लेकिन वो ये काम 10 बार के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो इतनी सी मेहनत को भी नहीं सह सकता। लेकिन अगर वो ऐसा कर पाता तो वो खुद एक डीमन स्लेयर बन जाता और अपने ताकत से दूसरे लोगों की मदद करता। लेकिन इसके बाद भी कगाया से जो भी हो सकता है उसने वो किया ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। और वो सानेमी से माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से सानेमी को इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ा। कगाया की ऐसी बात सुनकर सानेमी को अपने माँ की याद आने लगती है। फिर कगाया बोलता है अगर ये सभी डीमन स्लेयर्स एक मोहरा होता तो उनमें से एक मोहरा कगाया भी होता, वो मोहरा जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाता है। और अगर कगाया मर भी गया तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसने अपने उत्तराधिकारियों को पहले ही मौजूद रखा है। फिर कगाया कहता है कि सानेमी को कोई गलतफहमी हो गई है, कगाया बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है और अगर सानेमी को कमजोर इंसान पसंद नहीं है तो उसे कगाया को पसंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कगाया की एक ही इच्छा है कि सानेमी इन सब बातों को छोड़कर एक हाशिरा बनने पर ज्यादा ध्यान दे। और फिर कगाया कहता है कि मासाशिका के मौत के तुरंत बाद ही सानेमी को यहाँ बुलाया गया जबकि वो इस सदमे से उभरा ही नहीं था। ये कगाया की गलती है। और मासाशिका का नाम सुनकर सानेमी हैरान होता है कि आखिर कगाया को मासाशिका का नाम कैसे पता। फिर शिनोबु की बड़ी बहन काने कहती है कि जब से कगाया ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के ड्यूटी को ज्वाइन किया है तब से उन्हें सभी डीमन स्लेयर्स के नाम पता है चाहे वो मर ही क्यों ना गए हो। और सानेमी ये सुनकर हैरान था क्योंकि उसे तो एक भी डीमन स्लेयर का नाम याद नहीं जो उसके साथ लड़ते हुए मारे गए। फिर कगाया खड़े होकर सानेमी को एक लेटर देता है जो उसके दोस्त मासाचिका ने लिखा था। कगाया कहता है कि मासाचिका का एक भाई भी था जिसे किसी डीमन ने बहुत पहले मार दिया था। लेकिन मासाचिका को अपने भाई का रूप सानेमी के अंदर दिखाई देता है और वो लेटर सानेमी को दे देता है। और वो सानेमी से कहता है कि मासाशिका का सपना एक उज्जवल भविष्य देखना था जो सपना मास्टर कगाया का भी है। मासाशिका सानेमी से कहना चाहता था कि जब तक उसका जीवन खत्म ना हो वो मुस्कुराते हुए जिए और उसकी लाइफ में कोई भी अस्वाभाविक खतरा ना हो, यही उसका सपना था। और फिर सानेमी को गेन्या की याद आने लगती है और फिर वो समझ जाता है कि उससे जिंदा रहना है। और प्रेजेंट टाइम में सानेमी कोकोशिबो के ब्लेड को गेन्या के गन से ब्लॉक कर देता है और कोकोशिबो के सिर पर बुलेट फायर कर देता है। लेकिन कोकोशिबो अपने ब्लेड से इसे भी रोक लेता है जो देखकर सानेमी घबरा जाता है। और फिर कोकोशिबो मून ब्रीडिंग के 3rd फॉर्म को यूज करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस अटैक को हिट करने से पहले सानेमी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर एंट्री होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की। फिर गियोमे सानेमी से कहता है कि वो अपने घाव को ठीक से सील ले, तब तक वो इस डीमन को संभाल लेगा। जिस पर सानेमी हाँ कहता है और गियोमे लड़ने के लिए रेडी होता है। कोकोशिबो जो ट्रांसपेरेंट वर्ड से ये पता लगा लेता है कि गियोमे और उसकी बॉडी हद से ज्यादा ताकतवर है और पूरे 3 साल हो गए उसे ऐसे किसी योद्धा से लड़े हुए और गियोमे की बॉडी उसके लिमिट से भी पार है। फिर गियोमे अपने वेपन को बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है और बहुत गहरी सांस लेने लगता है। और गियोमे इतनी जोर से सांस ले रहा था कि कोकोशिबो के आसपास के सभी हवा गियोमे की तरफ खींची चली जा रही थी और अब ये दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और गियोमे अचानक कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन कोकोशिबो इसे इजीली डॉज कर लेता है और कोकोशिबो अपने ब्रीडिंग को यूज करने वाला होता है कि तभी गियोमे अपने कुल्हाड़ी से साइड से कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है। कोकोशिबो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे क्योंकि गियोमे अपने दोनों ही हथियारों को एक ही टाइम में फेंक रहा था और कोकोशिबो मुश्किल से इसे डॉज कर लेता है। और फिर गियोमे स्टोन ब्रीडिंग के 2nd फॉर्म को यूज करता है लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। और तभी अचानक से गियोमे की चेन कोकोशिबो के गले को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे जकड़ने वाली होती है। कोकोशिबो इन चेन को काटने की कोशिश करता है
है, लेकिन ये चेन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कोकोशिबो की ब्लेड भी उसे नहीं काट पाती और वो ना चाहते हुए भी इसे डॉज कर लेता है। फिर कोकोशिबो गियोमे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड को गियोमे के गले के पास ले जाता है, लेकिन गियोमे एक ही सेकंड में वहाँ से हट जाता है और उसके ऊपर से ही कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है और कोकोशिबो इससे बहुत ही मुश्किल से बचता है। फिर गियोमे अपने चेन से कोकोशिबो के ब्लेड को जकड़ लेता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींच देता है, जिससे कोकोशिबो की ब्लेड टूट जाती है। फिर ये दोनों ही अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर कोकोशिबो गियोमे से बोलता है कि उसके हमले बेकार हैं, क्योंकि उसके शरीर के साथ उसका ब्लेड भी रीजेनरेट होता है। और हम देखते हैं गियोमे के चेहरे पर एक कट लग चुका था और गियोमे को भी ये बात पता नहीं था कि अपर मून 1 की ब्लेड भी रीजेनरेट हो सकती है। फिर गियोमे कहता है कि उसने ये सीज उस समय के लिए बचा के रखी थी जब उसका सामना मुजान के साथ हो, लेकिन अगर वो इसको यूज करने के बाद भी इस लड़ाई में सफल नहीं हुआ तो वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। और फिर गियोमे बहुत ही गुस्से से अपना बहुत ताकत लगाता है और अपने डीमन स्लेयर मार्क को रिपेयर कर देता है और कहता है कि इसके बाद उसके लिए खोने को और कुछ भी नहीं है।